तो मैं आपको पढ़ा रहा था कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, जिसे मैंने डाई ऑक्सीजन के बारे में बता दिया था। गुड इवनिंग अविरल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ओजोन, ओजोन की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। गुड इवनिंग अवनी। चलिए हेडिंग डालिए ओजोन। यानी O3। सबसे पहले देखिए ओजोन जो होता है ये अपर एटमॉस्फेयर में प्रिपेयर होता है। हमारा जो अपर एटमॉस्फेयर है वहां पे ये प्रिपेयर होता है बाय द एक्शन ऑफ कॉस्मिक रेज, जिसमें यूवी रेज भी इन्वॉल्व होती हैं। तो वो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करती हैं। तो आप लिख सकते हैं इट इज प्रिपेयर्ड इन upper atmosphere by the action of UV rays on ऑक्सीजन गैस। रिएक्शन हम इस तरह से लिख सकते हैं 3O2 UV rays gives 2O3। तो अल्ट्रावायलेट रेस के जो फोटॉन्स हैं वो ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी देके, जिससे 3 मोल O2 डिकम्पोज होके 2 मोल O3 में कन्वर्ट होते हैं। तो हमारे अपर एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रेस के जो फोटॉन्स हैं वो ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करते हैं, और इसी वजह से अपर एटमॉस्फेयर में ही ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर is due to above reaction। ठीक है, तो ओजोन लेयर के फॉर्मेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? अच्छा, वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सुंदरम बताइए भाई, वीडियोस क्लियर हो रहा है सबको? अच्छा, सुंदरम कह रहे ब्लड। स्नेहल आप बताइए। अविरल क्लियर है? यस। बाकी बच्चे बताएं। देवांश अवस्थी ऑल क्लियर दिस साइड? ओके। स्नेहल भी कह रही है क्लियर है वीडियो, अवनी भी कह रही है, आदित्य भी कह रहे हैं। सुंदरम देखिए आपका नेटवर्क स्लो होगा। अच्छा, नेटवर्क स्लो हो रहा होगा आपका, इसी वजह से थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा। बाकी कई बच्चों को तो एकदम क्लियर हो रहा है वीडियो। सुंदरम आप देखिए कैसा है, अब बताइए सुंदरम कैसा वीडियो है? तो बेटा कुछ नेटवर्क इश्यू होगा, हमारी तरफ से तो नेटवर्क ठीक आ रहा है। देखिएगा अभी सही हो जाएगा। हाँ, रिकनेक्ट कर लो, रिकनेक्ट कर लो, आई एम वेटिंग। अच्छा, लाइटली ब्लर आ रहा है। हाँ, फिर से देखिए, चेक करके रिकनेक्ट होके देखिए। अच्छा, अब सुंदरम क्लियर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए,
तो मैं ये बता रहा था कि ओजोन लेयर का जो फॉर्मेशन होता है अपर एटमॉस्फेयर में होता है बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। और हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो लेयर है अल्ट्रावायलेट रेज को हम तक डायरेक्टली पहुंचने से रोक रही है। आप देखिए इस रिएक्शन में अल्ट्रावायलेट रेज के जो फोटॉन्स हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं, एक तरह से ये रिएक्टेंट का रोल प्ले कर रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3O2 प्लस यूवी, यानी अल्ट्रावायलेट रेज के जो फोटॉन्स हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं ओजोन के बनने की वजह से। मतलब ये है ओजोन की जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी अपर एटमॉस्फेयर में, इसका मतलब ये है अल्ट्रावायलेट रेज के फोटॉन्स उतना ज्यादा कंज्यूम हो रहे हैं वहां पे। यानी हम कह सकते हैं कि गुड कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन in our upper atmosphere reduces the ultraviolet rays photon to coming out from the sun to us। मतलब सन से जो अल्ट्रावायलेट रेस के फोटॉन्स आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ओजोन लेयर रोक रही है। दिस लेयर प्रिवेंट द exposure of ultraviolet rays on us। और ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है बहुत खतरनाक होती है, इससे हमारी स्किन बर्न हो सकती है। तो ओजोन लेयर बहुत जरूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, हालांकि ओजोन लेयर के कुछ थ्रेट भी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। थ्रेट्स ऑफ ओजोन लेयर, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। हाँ वही बता रहा हूँ ऋषि तिवारी, ओजोन का जो होल आप कह रहे हैं वही मैं बताने जा रहा हूँ, थ्रेट्स ऑफ ओजोन लेयर। अब जैसे एक बच्चे ने पूछा कि ओजोन लेयर में होल हो जाता है, अक्सर कई बार ये न्यूज़पेपर में आता रहता है, मीडिया में आता रहता है। तो ओजोन लेयर में होल का होने का मतलब ये है कि ओजोन की कंसंट्रेशन का कम हो जाना। और ओजोन की जो कंसंट्रेशन कम हो जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे अभी कुछ दिन पहले पता चला था साइबेरिया, रशिया में साइबेरिया आता है, तो साइबेरिया के ऊपर ओजोन लेयर में होल हो गया था और इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। जो साइबेरिया की जो आइस है वो बहुत तेजी से मेल्ट होने लगी थी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज में एनर्जी होती है और वो एनर्जी आइस को मेल्ट करने लगी थी। तो इससे कहीं ना कहीं अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें चेंजेस आने लगते हैं और ये बहुत ही नुकसानदेह होती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, या हमारी लाइफ पे भी इस पे असर पड़ सकता है। तो ओजोन लेयर में होल का मतलब है ओजोन की कंसंट्रेशन का कम हो जाना अपर एटमॉस्फेयर में। और ये जो कंसंट्रेशन कम होती है इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। CFCs, CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन emitted from रेफ्रिजरेंट। जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, जैसे एसी में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं रेफ्रिजरेंट्स, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है फ्रेऑन। फ्रेऑन, इसका फॉर्मूला होता है CF2Cl2, फ्रेऑन। और ये एक CFC है, इसमें आप देखिए क्लोरो है, फ्लोरो है और कार्बन है। तो फ्रेऑन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ CFC जो कि रेफ्रिजरेंट से एमिट होता है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए CFC emitted from refrigerant and NO, NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड।
emitted from, इसके बाद मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, emitted from exhaust system of supersonic jet. ये देखिए जो सुपरसोनिक जेट होते हैं, जिनकी जो स्पीड होती है साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है, यानी वही जो आपने सुना होगा रफेल वगैरह, ये जो फाइटर प्लेन होते हैं, तो ये सुपरसोनिक जेट होते हैं। इनके एग्जॉस्ट सिस्टम से एनओ गैस एमिट होती है। इनका जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है वही इनको स्पीड प्रोवाइड कराता है। और एनओ एक बहुत अच्छी गैस है जिसको एग्जॉस्ट सिस्टम में यूज करने पर जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसको बहुत हाई स्पीड मिलती है। अगर आप लोगों ने धूम मूवी देखी होगी तो धूम में इस इमेजिनेशन को यूज किया गया है। जो वो क्या नाम है उसका, चोपड़ा, किसी को उसका पूरा नाम पता है? यश चोपड़ा का जो लड़का है धूम मूवी में यश चोपड़ा का लड़का जो है वो बाइक चलाता है। हाँ, उदित चोपड़ा, यस, उदित चोपड़ा की बाइक कभी आप नोटिस करिएगा। हाँ, उदय चोपड़ा, यस यस। तो हाँ, नाइट्रो बूस्टर, उसमें आप देखेंगे एनओ का सिलेंडर लगा होगा, और जैसे ही एनओ निकलती है वो बहुत हाई स्पीड आ जाती है उसकी बाइक में। तो ये जो एनओ होता है ये थ्रस्ट प्रोवाइड कराता है एयरक्राफ्ट को। तो एग्जॉस्ट सिस्टम में एनओ यूज होती है, तो थ्रस्ट तो मिल जाता है, हाई स्पीड मिल जाती है, लेकिन वो एनओ निकल के जाती कहाँ है? हाँ, कार्स में यूज हो सकता है। तो लेकिन वो एनओ निकल के जाती कहाँ है? वो तो एनओ अपर एटमॉस्फेयर में ही चली जाएगी ना। और अपर एटमॉस्फेयर में जब एनओ चली जाएगी तो वो एनओ ओजोन को O2 में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ सुपरसोनिक जेट आर मेजर थ्रेट। तो जो मेजर थ्रेट्स हैं, ये आ सकता है क्वेश्चन, एक तो सीएफसी, ये खतरनाक चीज है, और दूसरा एनओ, ये दोनों ओजोन को खत्म करते हैं, यानी ओजोन लेयर में जो ओजोन की कंसंट्रेशन है उसको रिड्यूस करते हैं। जैसे एनओ की ओजोन से रिएक्शन आ सकती है, NO plus O3 gives NO2 plus O2। ठीक है बच्चों, तो NO ने क्या किया, अपर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? O2 में, यानी ओजोन के नंबर ऑफ मोल्स अपर एटमॉस्फेयर में कम हो गए। इसी को हम कहते हैं डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर या होल इन ओजोन लेयर। ठीक है, समझ में आया सबको? थ्रेड्स ऑफ ओजोन लेयर अच्छे से। अच्छा, सीएफसी में भी देखिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन में बहुत रिएक्टिव गैस होती है, तो फ्लोरीन भी ओजोन को खत्म कर देता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई ओजोन के नेचुरल प्रिपरेशन की, नेचर में ओजोन कैसे प्रिपेयर होता है वो मैंने आपको बता दिया। लैब में कैसे बनाएंगे, चलो उसको देखते हैं। ओजोन इज प्रिपेयर्ड इन लैब। बेटा ऑडियो ऑफ करो, किसका ऑडियो ऑन है? ओजोन इज प्रिपेयर्ड इन लैब by giving silent electric discharge to dry oxygen gas in a special apparatus called as ozonizer। लैब में ओजोन बनाने के लिए
लैब में ओजोन बनाने के लिए खास एपरेटस बनाया गया है जिसे ओजोनाइजर कहते हैं, और इस एपरेटस में ड्राई ऑक्सीजन गैस की स्ट्रीम भेजी जाती है, और वो ड्राई ऑक्सीजन गैस जैसे ही ओजोनाइजर के अंदर इंटर करती है तो उसको मिलता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही एनर्जी जो अल्ट्रावायलेट रेस के फोटोन दे रहे थे ऑक्सीजन को और ओजोन में कन्वर्ट कर रहे थे, सेम एनर्जी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू दी जाती है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है ओजोन में। लेकिन ओजोन का जो कन्वर्जन होता है बच्चों वो सिर्फ 10% होता है, यानी जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम में O2 90% मिलेगा और ओजोन 10% मिलेगा। तो इससे एक बात साबित हो रही है, ओजोन की स्टेबिलिटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम है। ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल, ओजोन इज thermodynamically less stable than oxygen. ठीक है बच्चों, अब बताइए ओजोन का ओजोनाइजर में बनना कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? डेल्टा जी अगर निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। बताइए, आ सकता है क्वेश्चन। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यस, एकदम सही, डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा डेल्टा जी पॉजिटिव, ये भी देख लीजिए। देखिए डेल्टा एच पॉजिटिव होगा क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है लेफ्ट हैंड साइड में, तब जाके ओजोन बन रहा है। और डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी। बताइए चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नंबर ऑफ मोल देखिए गैस के रिड्यूस हो रहे हैं, इधर 3 मोल है, नहीं अपनी पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान दीजिए एंट्रोपी मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है। यस अमृताश एकदम सही, नंबर ऑफ मोल गैस के रिड्यूस हो रहे हैं, देखिए 3 मोल इधर 2 मोल, तो नंबर ऑफ मोल जब भी गैस के रिड्यूस होंगे तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी, तो डेल्टा एस नेगेटिव आएगा। तो अब आप डेल्टा जी निकाल लीजिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है डेल्टा एस निगेटिव है तो डेल्टा जी पक्का पॉजिटिव आएगा। ये है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है। ये चीज पॉजिटिव है और ये चीज निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो पूरा टर्म पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? लिख लीजिए कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। तो ये थी ओजोन की प्रिपरेशन। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, ओजोन की प्रॉपर्टीज। और फिर से बता रहा हूं ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन और ऑक्सीजन में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आंसर है ओजोन, सॉरी ऑक्सीजन। ओजोन की स्टेबिलिटी कम होती है और ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये ध्यान रखिएगा, आ सकता है। प्रॉपर्टीज,
बिल्कुल वैसे ही जैसे कार्बन के दो इलेक्ट्रोप है, डायमंड और ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रोप होते हैं, O2 और O3, तो उसमें O2 ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ओजोन इज डायामैग्नेटिक। बहुत आता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन डायामैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक है। तो क्योंकि ओजोन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये बात स्ट्रक्चर से भी प्रूफ हो जाएगी। ओजोन का जो स्ट्रक्चर है, इस तरह से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ये ओजोन का पहला रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। लोन पेयर डिलोकलाइज होकर इधर चला गया, तो ओजोन का दूसरा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। असली में ओजोन इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, तो पार्शियल सिंगल एंड डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये ओजोन का रेजोनेंस हाइब्रिड है। और आप साफ साफ देख रहे हैं किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो इस बात को लिख सकते हैं, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन ओजोन। ओजोन में जो बॉन्ड एंगल होता है 117 डिग्री होता है, और ओजोन की जो शेप होती है बेंड शेप होती है, और बेंड शेप बेसिकली प्लेनर शेप ही होती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए ओजोन कैसा मॉलिक्यूल है, प्लेनर या नॉन प्लेनर। तो आंसर है ओजोन प्लेनर मॉलिक्यूल है, बेंड शेप होती है, तीनों ऑक्सीजन एटम एक प्लेन में होते हैं। हाँ, ये जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर भी आप निकाल सकते हैं रेजोनेंस थ्योरी अप्लाई करके। आप देखिए इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, सिंगल और डबल का एवरेज करिएगा तो 2 + 1/2 3/2 1.5 आएगा। 1.5 का मतलब है पार्शियल सिंगल एंड डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल से स्ट्रॉन्ग, डबल से वीक। डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, तो 1 और 2 के बीच बॉन्ड ऑर्डर ओजोन में पाया जाता है। बताइए बच्चों, समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, ठीक है। ये सारे पॉइंट, सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। देवांश अवस्थी, आप बताइए समझ में आया? ठीक है, तो मैं आपको याद भी करवाते चलता हूं, ओजोन डायामैग्नेटिक होता है, दिमाग में फीड करिए। जैसे ओजोन का कंपैरिजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अक्सर पूछा जाता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन ओजोन डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, और ओजोन की शेप बेंड शेप होती है, ये दिमाग में रखना है। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओजोन कैसी गैस है, कलरलेस गैस या कलरफुल गैस? बताइए, पता है किसी को? यस, कलरफुल गैस होती है ओजोन। ओजोन इज कलरफुल। अलग अलग फिजिकल स्टेट में इसका अलग अलग कलर होता है। जैसे गैसियस स्टेट में इसका कलर होता है पेल ब्लू, यानी हल्का नीला। पेल माने होता है लाइट, हल्के नीले कलर की गैस होती है।
और अगर लिक्विड स्टेट में आ जाए तो इसका कलर स्लाइटली चेंज हो जाता है, ये डार्क ब्लू कलर का लिक्विड होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर गैसियस ओजोन को लिक्विड ओजोन में कन्वर्ट किया जाए, यानी ओजोन का लिक्विफेक्शन किया जाए, तो क्या कलर में चेंज आएगा? यस, कलर में चेंज आएगा, पेल ब्लू से डार्क ब्लू हो जाता है। हाँ, प्योर ओजोन पंजेंट और पॉइजनस होती है, बिल्कुल सही बताया, इस पे मैं आ रहा हूं। ये मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अभी बताऊंगा। ठीक है, अब अगर इसी लिक्विड को हम और ठंडा करें तो ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड स्टेट में ओजोन का कलर वायलेट ब्लैक होता है। ये तीनों कलर बच्चों पूछे जा चुके हैं, मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था आज से 4-5 साल पहले, और ये तीनों कलर पूछे गए थे उस क्वेश्चन में। इसको आप याद कर लीजिएगा, फिर से आ सकता है क्वेश्चन कि गैसियस स्टेट में हल्के नीले कलर की गैस होती है, लिक्विड स्टेट में डार्क ब्लू होता है, और सॉलिड स्टेट में वायलेट ब्लैक कलर इसका हो जाता है। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा बताइए, हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछ लिया जाए ओजोन में, तो बताइए ओजोन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp sp2 या sp3? स्ट्रक्चर आपके सामने बना है, बताइए। अमृतास sp बता रहे हैं, अवनी sp बता रही है। sp हाइब्रिडाइजेशन में तो बेटा लीनियर शेप आती है। आदित्य आप भी गलत बता रहे हो, sp कैसे यार, sp2 होगा। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब आप देखिए सेंट्रल एटम के पास कितना लोन पेयर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखिए, सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है, और सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। H आ जाएगा 1 + 2 यानी 3 का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 3 ऑर्बिटल की मिक्सिंग, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल की मिक्सिंग। ये भी आ सकता है बेटा ओजोन में हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया सबको? sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, अगर sp होता तो शेप लीनियर आती, प्लेनर शेप आ रही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आ सकता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, लेकिन ओजोन में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम आ रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ लोन पेयर। सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है, यस, सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है, तो ये बॉन्ड पेयर को रिपल्शन देगा और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक लोन पेयर बना सकते हैं सेंट्रल एटम के पास, इधर भी लोन पेयर है, उस स्ट्रक्चर में भी देखिए लोन पेयर है, एक लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे इसकी स्मेल। It has pungent suffocating smell, सफोकेटिंग स्मेल का मतलब बेटा इसकी वजह से दम घुटने लगता है और इसकी वजह से हेडेक भी होता है, सर में दर्द भी होने लगता है, कॉजेस हेडेक। अगर ओजोन की गुड कंसंट्रेशन है और आपने उसको इनहेल कर लिया तो आपका दम घुटने लगेगा और आपके सर में दर्द होने लगेगा।
हाँ, अगर ओजोन की पुअर कंसंट्रेशन है तो खैर ये इफेक्ट्स बहुत कम होंगे, लेकिन अगर अच्छी कंसंट्रेशन में ओजोन आपने इनहेल कर लिया तो आपके सर में दर्द होगा और आपका दम घुटेगा। ये सब प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ओजोन का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। ओजोन बेटा डिकम्पोज होके नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और यही नेसेंट ऑक्सीजन कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करता है, जैसे लेड सल्फाइड। ओजोन इसको ऑक्सीडाइज कर देता है व्हाइट कलर के लेड सल्फेट में और ओजोन खुद रिड्यूस हो जाता है ऑक्सीजन में। देख लीजिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ओजोन का टेस्ट भी है। ओजोन ब्लैक कलर के लेड सल्फाइड को व्हाइट कलर के लेड सल्फेट में कन्वर्ट करती है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। मॉइस्ट पोटेशियम आयोडाइड, इसके साथ भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। टू KI प्लस 2H2O प्लस O3, ये मॉइस्ट पोटेशियम आयोडाइड है, यानी पोटेशियम आयोडाइड जिसमें वाटर मिक्स है, तो ये बनाता है आयोडीन। तो देखिए KI में I का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, I2 में 0 है, तो पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो रहा है ओजोन के द्वारा। बाकी NO का ऑक्सीडेशन तो मैंने बता ही दिया था, NO प्लस O3 gives NO2 प्लस O2 प्लस 2 से +4, तो NO को NO2 में ऑक्सीडाइज करती है ओजोन गैस। तो ये थी बेटा प्रॉपर्टीज ओजोन की। अब हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और ओजोन के यूज बताएंगे आपको, यूजेस ऑफ ओजोन। तो आप भी 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और अभी जितना पढ़ाया है उसको याद करिए। हम लोग फिर मिलेंगे 2 मिनट बाद और आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे।